पौधों को सेंचता हुआ बूढ़ा बागबान, चहले मुहर्रम पहाड़ियों पर शिकार और नीचे चंग बजाती हुई हसीना की तस्वीर, शाह उमर शेख की दुख्तर शहजादी खानजादा बेगम की तस्वीर। फजलुद्दीन ने हरात से वापस लौटने के बाद अंदजान में अपनी सरगर्मियों का आगाज उमर शेख की शहर के बाहर वाली हवेली के अंदरूनी दीवारों पर गुलबूटे बनाने वाले मुसव्विर की हैसियत से किया था। खानजादा बेगम को पता चला कि फजलुद्दीन तस्वीर बनाने में भी महारत रखता है, तो उसने अपनी तस्वीर बनाने की फरमाइश की। ये काम चोरी छुपे अंजाम दिया गया था, क्योंकि शाह को इल्म हो जाता तो वो यकीनन रुकवा देता। यही नहीं, हसीनो जमील शहजादी की ख्वाहिश की तकमील करने वाले मुसव्विर की जान के लाले भी पड़ जाते। नौकर आखिरकार होश में आ गया और उसने घर पर होने वाले हमले की तफसीलात एक हद तक तसलसल के साथ बयान कर दी। फजलुद्दीन ने इसकी और वाक़े के चश्मदीद गवाह पड़ोसी की बातों पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि अजनबी आम डाकू न थे, वो तो किसी के इशारे पर यह काम कर रहे थे। आखिर उन्हें तलाश काहे की थी? इमारती नक्शों की, लेकिन नक्शों को तो वो लोग अपने साथ नहीं लेकर गए थे, हालांकि बिल्कुल ऊपर ही रखे हुए थे। इसका मतलब यह था कि वो तस्वीरें ढूंढ रहे थे। इसका मतलब यह भी था कि उन्हें कोई ऐसा शख्स ही भेज सकता है जिसे फजलुद्दीन की मुसव्विरी में महारत का इल्म रहा हो और जो किसी बात का बदला लेना चाहता हो। फजलुद्दीन को याद आया कि मौसम बहार में हसन याकूब ने जो अंदजान के मशहूर और बहुत दौलतमंद बेगों में से एक था, उसे अपने यहाँ बुलाकर बड़े घमंड के साथ कहा था, मैं एक ऐसा शानदार हम्माम तामीर कराना चाहता हूँ जो लासानी हो। इसके अंदर गर्मियों में गुस्ल के लिए संगे मरमर के हौज होने चाहिए। फिर हसन याकूब ने जरा धीरे से कहा, मैं कई खूबसूरत लड़कियां खरीदूंगा, सोना मेरे पास बहुत है। मैं चाहता हूं कि इन लड़कियों के नहाते वक्त छोटी खिड़कियों से उनका नजारा कर सकूं और मुझे कोई देख न सके। ये खिड़कियां बड़ी सफाई से बनानी चाहिए, खुफिया होनी चाहिए, समझ गए ना? बेग ने अपने आप से काफी मुतमईन होकर जोरदार कहकहा लगाया। आपको इसीलिए जहमत दी है कि आप इस काम में मसरूफ हो जाएं। मुंह मांगी उजरत दूंगा। फजलुद्दीन फन्ने इमारत साजी के तकद्दुस में यकीन रखता था। वो अपनी नापसंदीदगी को छुपा न सका और उसने इस नापाक तामीर की जिम्मेदारी संभालने की तजवीज मुस्तरद कर दी। इसमें नापाक बात कौन सी है? हम्माम तो मैं अपने पैसों से तामीर कराऊंगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ हुजूर कि ऐसी खिड़कियां बनाने में महारत रखने वाले उस्ताद मौजूद हैं। बेहतर होगा अगर आप ये काम उनके सुपुर्दी कर दें। मुझे तो बादशाह ने मदरसों की तामीर का हुक्म दिया है और मैं उनके इब्तदाई नक्शे तैयार करने में मसरूफ हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हसन याकूब ने फजलुद्दीन को कहर आलूद निगाहों से देखा। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है इसे हम दोनों के दरमियान राज ही रहना चाहिए जनाब, वरना हमारी ये गुफ्तगू यहीं शुरू हुई और इसे यहीं पर खत्म समझिए। लेकिन आप भी मुझसे नाराज न रहेंगे, सच है ना हुजूर? मुझसे नाराज न रहेंगे? भला ये कैसे मुमकिन था? मोटी गर्दन वाले हसन याकूब ने अपनी तौहीन का इंतकाम ले लिया। उस बैग से पीछा छुड़ाने के बाद कोई 15 दिन के बाद ही शाम के झटपटे में एक और दौलतमंद बेग अहमद तंबल उसके यहाँ आदम का। बेग ने तन्हाई में उसकी तरफ अशरफियों की थैली बढ़ाते हुए कहा, जनाब मीरे इमारत, ये सोना कबूल कीजिए और मेरे लिए एक तस्वीर बना दीजिए। कैसी तस्वीर? अहमद तंबल की उम्र 25 साल से तजावुज कर चुकी थी, लेकिन चेहरे पर अभी तक एक बाल भी नमूदार नहीं हुआ था। बेरीश बेग ने अपने पतले होंठों को फजलुद्दीन के कान के पास लाके चुपके से कहा, मुझे शहजादी की तस्वीर चाहिए। किसकी? फजलुद्दीन चौंक पड़ा। खानजादा बेगम की। जब आप हमारे हुक्मरान की शहर से बाहर वाली हवेली की दीवारों पर नक्काशी कर रहे थे, तब आपने उन्हें पहली बार देखा था ना? मेरा मतलब है खानजादा बेगम को। वो खुद भी आपके फन के बारे में गहरी दिलचस्पी से बातें करती रहती हैं। अंदेशों के मारे फजलुद्दीन के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा जैसे फट ही जाएगा। उस बेरीश को किस्से की वाकई भिनक लग गई थी क्या? ये आपको किसने बताया? मैं ठहरा मीरे इमारत, मैं तो इमारतों के ही नक्शे तस्वीरें बना सकता हूँ। अरे जनाब, मुझसे इस राजदारी की क्या जरूरत? मैं जानदारों की तस्वीरें बनाने वालों को परेशान थोड़ी करता हूँ। लोग सच ही कहते हैं ना कि हरात में आलिजा शाहरुख ने बाय संकूर मर्जा के लिए जो महल बनवाया था, उसकी दीवारें हसीनाओं की तस्वीर से आरास्ता हैं। क्यों, है ना सच? सच है, लेकिन हर शहर के म्यार जुदा जुदा होते हैं, कसौटियां अलग अलग होती हैं। शहजादी की तस्वीर की बात कहीं हमारे हुक्मरान के कानों तक पहुंच गई तो आपने इस बारे में सोचा भी है? क्या मजाल जो किसी को भिनक भी लगे। अहमद तंबल ने फिर सरगोशी की। यहाँ गवाह कौन बैठा है? राजी हो जाइए जनाब, ये अशरफियां ले लीजिए। इतनी उजलत भी क्या है बेग साहिब?
आपसे ये किसने कह दिया कि मैं इंसानों की तस्वीरें बना सकता हूँ? मैंने सुना है, लोगों को इल्म है। किससे सुना था? हसन याकूब बेग से। हसन याकूब बेग ने यह बात एक बागबान से सुनी थी। अच्छा, तो इन दोनों ने साजिश कर रखी है। फजलुद्दीन ने सोचा, अब ये मुझे फांसना चाहते हैं। मैं और ऐसे मेंढक के लिए शहजादी की तस्वीर बनाऊं? हरगिज नहीं, मेरा दिमाग थोड़ी खराब हुआ है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मौजूज़ो मोहतरम बेग, आपका ये हुक्म बरदार कागज पर बागात की तस्वीर बनाता है, तो इसके एक गोशे में किसी हकीर बागबान को भी दिखा सकता है। फन्ने तामीर के नुक्ता नजर से ये कोई मायूब बात नहीं, लेकिन शहजादी खानजादा बेगम की तस्वीर बनाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे ना इसका हक है, ना मैं इतनी महारत रखता हूं और ना ही हिम्मत पड़ सकती है। मतलब ये हुआ कि आप मुझे टका सा जवाब देना चाहते हैं। मुझे सद अफसोस, और कोई चारा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो समझता हूं कि इस किस्म की तजवीज लेकर मेरे पास आना भी खतरे से खाली नहीं, खुद आपके लिए भी। मैं बुज़दिलों में से नहीं हूं। अहमद तंबल गुस्से से उछल के उठ खड़ा हो गया। लेकिन किसी बुज़दिल पर कफे अफसोस जरूर मलना पड़ेगा, और इस धमकी को 4 नामालूम अफराद के जरिए घर पर हमला करा के अमली शक्ल दे दी गई। फजलुद्दीन ने सोचा कि भला मेरे जैसा तनहा मीरे इमारत अहमद तंबल जैसे बेग की, जो 2 सफाकों और कातिलों का आका है, साजिशों के सामने कभी टिक भी सकेगा? कभी भी नहीं। लेकिन खामोश बैठ रहना भी मुनासिब न था। कोई जवाबी कार्रवाई न करने का मतलब ये होता कि सर फिरा तंबल और ज्यादा कमीनी हरकतों पर उतर आता। फजलुद्दीन ने सारी रात आंखों में काट दी और सुबह को उमर शेख के अता किए हुए घोड़े पर सवार होकर दारोगा शहर से मिलने गया। दुबला पतला तवील कामत दारोगा शहर अजून हसन मीरे इमारत की बातों को बेतवज्जही से सुनता रहा। उसे तो बस एक ही फिक्र थी, और वो ये कि शाही लश्कर के लिए ज्यादा से ज्यादा जवान भर्ती करे और शहर की मोर्चाबंदी को और ज्यादा मुस्तहकम बनाए। फिर उसने मीरे इमारत के झुके हुए सर के ऊपर से लापरवाही के साथ कहीं देखते हुए कहा, मेहरबानी करके मुझे माफ कीजिए। दरअसल ऐसे कामों के लिए इस वक्त मुझे जरा भी फुर्सत नहीं। अशरफियों से हाथ धो बैठना यकीनन बड़े अफसोस की बात है, लेकिन आपके नक्शे महफूज हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि ये हरकत शहर के गिरदोनवाह के जंगलात में छुपे हुए डाकुओं ने ही की है। हम लोग पाक परवरदिगार की इनायत से जरा जंग के झमेलों से निमटने तो जंगलों से चोरों डाकुओं का जरूर सफाया कर देंगे। अभी तो जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं, इसकी फुर्सत नहीं है। और दरोगा शहर ने अपना हाथ झटक दिया। फजलुद्दीन ने उसके कुछ करीब जाकर एहतरामन सर झुका लिया। लेकिन हुजूर, मेरा कयास कुछ और ही है, उसने कहा, और फिर उससे अहमद तंबल ने किसी की तस्वीर खरीदने या बनवाने पर जो धमकी आमेज इसरार किया था उसका मुख्तसरन तज़किरा कर दिया। तस्वीर? किसकी तस्वीर? दरोगा शहर ने दिलचस्पी ली। किसी परी की। मैं ठीक से समझ नहीं सका था कि किसकी। अरे, आपके संदूक में कहीं तस्वीरें तो नहीं थी, परियों या हसीनाओं की? क्यों जनाब, डाकू कहीं तस्वीरें तो नहीं उठा ले गए? तस्वीरें कैसे हो सकती थी सरकार? मेरे लिए हुक्मरान आली ने मदरसों की तामीर का हुक्म सादिर फरमाया है और मैं उन्हीं के नक्शे बनाने में मसरूफ हूँ। तस्वीरें बनाने की ना मुझे फुर्सत है और ना ही इस फन पर उबूर रखता हूँ, और यकीन मानिए आका, ऐसा करने की ख्वाहिश भी नहीं रखता। संदूक में सिर्फ नामुकम्मल नक्शे ही थे और कुछ भी नहीं। वो नक्शे तो सही सलामत है ना। और जब ये बात है तो अहमद तिम्बल पर शक क्यों? वो दोनों एक दूसरे के सामने खामोश खड़े रहे। हुजूर, मैंने अपने घर पर होने वाले हमले का सच्चा किस्सा आपके गोश गुजार कर दिया है। इल्तिजा है कि मामले की तहकीकात की जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आका अहमद तिम्बल शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो हमारे हुक्मरान की बड़ी मलिका फातिमा सुल्तान बेगम के रिश्तेदार हैं। हाँ, याद आ गया, आज सुबह ही सुबह वो हमारी सल्तनत के दारुल हुकूमत आखसी रवाना हो गए। फातिमा बेगम साहिबा ने याद फरमाया था, अगर संदूक वाली तस्वीरें इस बेरीश के हाथ लग जाती तो वो इन्हें आखसी लेकर यकीनन शाह या उनकी बड़ी मलिका को, जो उसकी बहन है, दे देता। ये सोचकर फजलुद्दीन का दिल धक से हो गया। खानजादा बेगम की तस्वीर की जरूरत अहमद तिम्बल को क्या सिर्फ इसलिए पड़ी थी कि वो मुझे तबाह कर दे? क्यों नहीं, शाही खानदान से ताल्लुक जो रखता है, कंवारा भी है और उम्र के लिहाज से उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। उसे शाह का दामाद और खूबसूरत शहजादी का खामिद बनने की सूझी है। फजलुद्दीन को लगा जैसे वो मकड़ी के लिसले जाले में फंस गया हो, और उसने सोचा कि इस जाले से निकलना चाहिए किसी भी तरह। दरोगा साहिब, हमारे मेहरबान हुक्मरान ने यहाँ अंदजान में मुझे आपकी हिफाजत में रखा है। अगर आप डाकुओं को सजा न देंगे
तो ये खादिम बराह रास्त शाह मुअज्जम से दरखास्त करने पर मजबूर हो जाएगा। ये ना भूलिए मीर इमारत साहिब कि शाह मुअज्जम तक आपसे पहले आपके वो अल्फाज पहुंच जाएंगे जिन्हें आप बार बार दोहराते रहे। कौन से अल्फाज दरोगा साहिब? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये कहना पसंद है, लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप बादशाह नहीं बल्कि शायर, मेमार और मुसव्विर छोड़ जाते हैं। दरअसल कुछ लोग कहते हैं, कुछ सुनते हैं, शायरों और मेमारों के दोस्त हमारे भी तो दोस्त होते हैं। अरे तो यहाँ मुखबिर और चुगलखोर चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन अपने खौफ का इजहार सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। फजलुद्दीन ने सोचा और तल्ख लहजे में कहा, यह सब महज बहतान तराशी है। मैं ऐसे बहुतों से वाकिफ हूं जो आपके बारे में भी उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते रहते हैं, और ये बात आपके इल्म में भी है। मैं अंदजान में जितनी भी शानदार इमारतें तामीर करता हूं, उन पर अपने कलम से अपने हुक्मरान शाह उमर शेख के नाम ही को जावेदां करता हूं। कले वाले महल के फाटक पर जरा एक बार फिर नजर तो डालिए, जरा शहर के बाहर वाली शाही हवेली को तो देखिए, वहां कहीं मेरा नाम भी लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि तारीख में मेरा नाम नहीं बल्कि हमारे हुक्मरान का नाम हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेगा। यही वो बात है जिसका मैं ख्याल रखता हूँ। ये सच है या नहीं, फरमाइए। अजून हसन बोखला उठा, उसने कोई जवाब न दिया। और आप हैं कि चोरों डाकुओं से मेरी हिफाजत करने की बजाय मेरे खिलाफ झूठी अफवाहों को हवा दे रहे हैं। ओ खुदाया, मैं शाह वाला शान से आपकी शिकायत करूंगा। उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अजून हसन फौरन ही शेर हो गया। मेरी शिकायत कीजिएगा? उसने अपने सर को कुछ और तान लिया। तो जाइए ना, कीजिए शिकायत। आपसे डरता कौन है इस क़यामत की घड़ी में, जबकि दुश्मन हमारे ऊपर तीन तरफ से यलगार कर रहे हैं। शाह वाला शान को सल्तनत के जंगजू बेगों की जरूरत है, इमारत साजों की नहीं। अहमद तिम्बल और मेरे जैसों की खातिर हमारे हुक्मरान आपके जैसे दस्युओं को धुधकार कर बाहर निकाल करेंगे। ठीक है, जब हम आखसी पहुंचेंगे तो देखेंगे कि किसको धुधकार के भगाया जाता है। फजलुद्दीन आग बबूला होकर चीख पड़ा। वो तेजी के साथ मुड़ के दरोगा शहर के दफ्तर से इस अंदाज से निकला जैसे उसी वक्त आखसी जा रहा हो, लेकिन घर पहुंच के उसका गुस्सा ठंडा हो गया। अजून हसन के अल्फाज वाकई तल्ख हकीकत थे। मिर्जा उमर शेख के मीरे इमारत की तरफदारी और बेगों और सिपाहियों की मुखालफत ऐसे नाजुक वक्त में करने का सवाल ही नहीं उठता था। वो लोग तो असली फौजी थे, लश्कर में जबरदस्ती भर्ती किए जाने वाले अनाड़ी दहकान न थे और न ही बेमसरफ मीरे इमारत। फजलुद्दीन तलखी से मुस्कुराया। उसने सोचा इसका मतलब यह है कि अहमद तिम्बल आज ही आखसी पहुंचकर महल में जाएगा और झूठी सच्ची बकवास शुरू कर देगा। फजलुद्दीन ने शहजादी की तस्वीर बनाई है, शाही खानदान की नाक कट गई, कनीजों को अलग हटाकर मंडवे में खानजादा बेगम से मुलाकात, जानदार फर्द के जानदार हुस्न जमाल को कागज पर उतारना, और वो भी ऐसे फर्द के हुस्न जमाल को दुख्तर शाह की तौहीन करने वाले दुर्रे बरसाए जाएं। इसे संसार किया जाए ताकि कमबख्त तड़प तड़प के जान दे दे। फजलुद्दीन पर बखूबी वाज़े हो गया कि खानजादा बेगम की फरमाइश पूरी करके उसने कितना संगीन खतरा मोल ले लिया है, कितनी बेपाया मसरत का इजहार हुआ करता था उसे ब्रश और कलम के जरिए उस हुस्न बेमिसाल को कागज पर मुंतकिल करते वक्त। लेकिन उस तस्वीर के गैरों के हाथ लग जाने या उस पर किसी गैर की निगाह पड़ने का भी मतलब यह था कि जिसका यह हुस्न है खुद उसी के सर पर बलाएं मंडराने लगी। फजलुद्दीन ने मुर्तइश हाथों से खानजादा बेगम की तस्वीर को खुफिया खाने से बाहर निकाल लिया। कमीने बेगों के लिए कोई सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए। तस्वीर को जाय कर देना चाहिए, इसे नजर आतिश कर देना चाहिए। नजर आतिश। ब्रश और कलम के जरिए यह तस्वीर बड़ी बारीकी के साथ बनाई गई थी। इससे एक अजीबो गरीब दोशीजा झांक रही थी, हूबहू किसी जीती जागती दोशीजा जैसी। शम्मा की धुंधली रोशनी में बमुश्किल ही नजर आने वाली लंबी लंबी पलकें मुर्ताइश सी मालूम हो रही थीं और सुर्ख लबों पर दिलावेज तबस्सुम रक्सा था। खानजादा बेगम की खूबसूरती और दिलकशी ने मेरे इमारत को एक बार फिर अपना गर्विदा बना दिया। क्या मैं वाकई इस दोशीजा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ? फजलुद्दीन ने हैरत और मसरत के साथ सोचा। कोई मफलूकुल हाल शख्स शहजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो क्या यह हंसी की बात नहीं? लेकिन जब वो मफलूकुल हाल शख्स मुसव्विर बन जाए तो नहीं, मैं तो अपने शाहकार से मोहब्बत करता हूँ। इसे नजर आतिश कर देना चाहिए। जिंदा रहूंगा तो ऐसी ही दूसरी तस्वीर बना लूंगा। वो तस्वीर को जलाने के लिए बढ़ा लेकिन जला न सका। उसे यूं लगा जैसे खानजादा बेगम का चेहरा बेरहम लिपटों में घिर कर शिद्दत दर्द से मस्क सा हो गया। वो शम्मा के पास से अलग हट गया। जिंदा फर्द की जान ले लेता, खुद अपनी महबूबा को नजर आतिश कर देना, भला ये कैसे मुमकिन था?
उसे अपने दिल की गहराइयों से धमकी आमेज चीख सुनाई दी। तुम बुज़दिल हो, बुज़दिल। तुम्हारे हरीफों ने अभी तुम्हारे दर पर दस्तक भी नहीं दी और तुम इर्तिकाबे जुर्म पर आमादा हो गए। खुद को फरेब देने की हिमाकत में न मुब्तला हो। ऐसे शाहकार की तख्लीक तुम और कभी भी न कर सकोगे। तुमने सिर्फ एक ही हुस्न की नक्काशी नहीं की, तुम तो शहजादी की सारी नजाकत और नफासत की, उसकी यकताई की अक्कासी करने में कामयाब हो गए हो। और ऐसी शानदार कामयाबी दोबारा हासिल होने से रही। मर्द हो तो इसे महफूज रखो। फजलुद्दीन ने तस्वीर को दोबारा संदूक के खुफिया खाने में छुपा दिया। फिर उसने नौकर को आवाज दी, फौरन सामान बांधो, अराबे में घोड़ा जोतो, हम यहाँ से चले जाएंगे, आज ही, इसी वक्त। फजलुद्दीन ने बहनोई के घर पर आप बीती सुनाते वक्त करीबी अजीजों को भी न बताया कि उसने आहनी संदूक के अंदर खानजादा बेगम की तस्वीर को छुपा रखा है। इस राज को वो अपने सीने के अंदर ही दफन रखना चाहता था। हाय मुकद्दर, हमारा मुकद्दर। ताहिर के वालिद ने ठंडी सांस भरी। आप हमारा सहारा थे, सारी उम्मीदें आप ही से वाबस्ता थी फजलुद्दीन, और अब आप खुद ही किस्मत की बेरहमी का शिकार हो गए। हमारे हुक्मरान आपके आड़े न आएंगे क्या? जंग खत्म होगी और अल्लाह हमें फतह से हमकनार करेगा तो मैं हुक्मरान की खिदमत में हाजिर हूंगा। वो मेरी दास्ताने गम सुनकर करम फरमाएं तब तो कहना ही क्या, लेकिन कोई नतीजा न निकला तो हरात चला जाऊंगा। सुना है कि अली शेर नवाई कोई शिफाखाना तामीर कराना चाहते हैं। हम इमारत साजों के लिए चिरागे उम्मीद अगर कहीं रोशन है तो सिर्फ नवाई के मस्कन में ही है। आखिर हरात ही क्यों? अरे फजलुद्दीन, दुनिया में अकेला हरात ही तो नहीं है जो आपके फन की कदर व कीमत जानता हो। फरगाना में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और अहले क़वा तो आपके इस पुल की बिना पर आज तक आपका नाम एहतराम के साथ लेते हैं। इस पुल के ऊपर से गुजरकर कल या परसों दुश्मन का लश्कर आएगा। हमारे सरों पर जो क़यामत मंडला रही है, इसका तसव्वुर करके अफसोस होने लगता है कि पहाड़ों से बहती हुई सैल भी नहीं आ रही है जो इस पुल को बहा कर ले जाए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये पुल जल ही जाए, ताकि इस पर से गुजर के दुश्मन यहाँ ना आ सके। वाकई पुल तो लकड़ी का है और इस पर तेल छिड़क कर आग लगाई जा सकती है। ताहिर ने जो खामोश बैठा हुआ था सोचा, दुश्मन की फौज सिर्फ इसी पुल के जरिए दरिया को पार कर सकती है। दरिया उतरने के घाट हैं ही नहीं, दूर तक सरकंडे की झाड़ियों वाला दलदली इलाका ही फैला हुआ है। अगर ये पुल जल जाए, ताहिर को गर्मी लगने लगी। गोया शोलों में लिपटा हुआ पुल चटाख चटाख की आवाजों के साथ जल रहा हो। यही वो सिपर है जो राबिया को बचा सकती है। उसने अपने वालिदैन की तरफ देखा। इन लोगों से जिक्र करूं? नहीं, अब्बा जान ऐसे पुरखतर काम में पड़ने न देंगे, क्योंकि इकलौता बेटा हूं। मामू जान तालीम याफ्ता आदमी ठहरे, उन्हें ऐसे चक्कर में ना उलझाना ही बेहतर। मुझे जवान लड़कों को तलाश करना चाहिए जो वफादार और दलेर हों। ताहिर दस्तरखान के पास से चुपके से उठकर इहाते में आया और फिर घर के बाहर गली में पहुंचा। घने स्याह अब्र पारों के बीच अब भी कहीं कहीं सितारे नजर आ रहे थे। घरों में बत्तियां गुल हो चुकी थीं। चारों तरफ सन्नाटे का दौर दौरा था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें तक नहीं सुनाई देती थी। महमूद भी बाहर आ गया, गोया उन दोनों ने पहले ही मुलाकात का वक्त तय कर रखा हो। उसने फौरन ही अपनी बहन के जाने की बात छेड़ दी। वहां वो कले में रहेगी। अंदजान का कला बहुत मजबूत है, कुछ ऐसा भी मजबूत नहीं है। ताहिर ने उसे टोका और अपने मामू से सुना हुआ किस्सा फौरन बयान कर दिया। अब कहां पनाह नसीब होगी खुदाया, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। महमूद, तुम्हें ये कहावत याद है ना? आओ मेरे इहाते में चलो, तुम्हें राज को राज रखना आता है ना? और दूसरे ही लम्हे इजाफा किया, हम पुल को नजरे आतिश करके दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक देंगे, समझे? महमूद ने ताहिर की इस तजवीज के काबिल अमल होने पर शुरू में शक जाहिर किया। इतना बड़ा तो पुल है, बारिश में लकड़ी के आग पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता, और फिर पहरा भी रहता है। ऐसी जल्दबाजी भी क्या? सुना है कि आखसी से हमारे हुक्मरान लश्कर के साथ आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे फौजियों को पुल की जरूरत होगी। हुक्मरान ने अहले समरकंद से टक्कर लेने के लिए कूच किया होता तो वो कभी के यहाँ पहुंच गए होते। दरअसल वो किले से बाहर आने का इरादा नहीं रखते, और फिर किले भी तो शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। मुर्गिलान ही को देखो, हथियार डाल दिए ना। मैं तो कहता हूँ हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मुझे नहीं मालूम, गांव के मुकद्दम ने तो कहा था कि हुक्मरान आ रहे हैं, हमारी मदद करने आ रहे हैं। उसने यही कहा था। मुझे यकीन नहीं है। मुझे तो यकीन है, मुझे नहीं। बुलंद पहाड़ी पर वाक़े आखसी का किला रात में नोकीली चट्टान जैसा लग रहा था। पहाड़ी के दामन के करीब ही कासान साए दरिया सेर दरिया पर टूट पड़ता था, और दोनों तूफानी दरियाओं की लहरों के एक दूसरे से टकराने और किनारों पर थपेड़े मारने की आवाजें दूर ही से सुनाई दे रही थी। फरगाना और आखसी के हुक्मरां
मिर्जा उमर शेख ने ये रात हरम की खाबगाह में अपनी 18 साला बेगम काराकोज के यहाँ गुजारी थी।